नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस लौट आए हैं। अंतरिक्ष से उनका स्पेसक्राफ्ट धरती पर वापस लौट आया है। शुभांशु शुक्ला सहित 4 एस्ट्रोनॉट 20 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंडिंग हुई है। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम करीब 4:45 पर आईएसएस से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। ड्रैगन कैप्सूल से शुभांशु शुक्ला को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी जानकारी, जहां पर 20 दिन अंतरिक्ष में रहकर पृथ्वी पर लौट आए हैं शुभांशु शुक्ला। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग कैलिफोर्निया के समुद्र में हुई और यहां पर ड्रैगन कैप्सूल से शुभांशु शुक्ला सहित चारों क्रू मेंबर्स को सकुशल वापस जब निकाला गया तो शुभांशु शुक्ला का मुस्कुराता हुआ चेहरा ये आश्वस्त कर रहा था कि वो स्वस्थ हैं, ठीक हैं और जल्द ही लोगों से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 जुलाई को उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर आएंगे। दरअसल जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी में शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3.56 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू हुए थे। अब 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का काम शुरू किया जाएगा। रुद्रपुर के स्टेडियम में ग्राउंडिंग सेरेमनी का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सीएम धामी के निर्देश पर उद्योग विभाग जोर शोर से तैयारी में जुटा हुआ है। और इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। दरअसल कार्बेट नेशनल पार्क में सफारी के दौरान अनफिट जिप्सी में सीएम को सैर करवाई गई थी। पीसीसीएफ हॉफ ने सीटीआर में स्टोर कीपर रहे 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल सुरक्षा में चूक के मामले के सामने आने के बाद से उन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जिनकी वजह से इतनी बड़ी चूक हुई है। स्टोर कीपर पंकज मिदुलिया, इरशाद गजेंद्र सिंह मेहर को दरअसल निलंबित किया गया है। इससे पहले ड्राइवर समेत 2 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। 6 जुलाई को दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्बेट नेशनल पार्क के ढेला और झरना जोन में मुख्यमंत्री ने जंगल सफारी की थी। जिस जिप्सी में जंगल सफारी करवाई गई थी उसकी फिटनेस 5 साल पहले खत्म हो चुकी थी। इसके बाद ये मामला सामने आया, मामले की जांच करवाई गई और उन कर्मचारियों को निलंबित किया गया जिनकी वजह से ये सुरक्षा में चूक हुई है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और हाईकोर्ट की टिप्पणी इस बात की पुष्टि करती है। माहरा ने कहा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा 12 तारीख को लिखी गई चिट्ठी से स्पष्ट होता है कि धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे निकाय चुनाव में हस्तक्षेप हुआ था वैसे ही कोशिश पंचायत चुनाव में भी हो रही, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल बुरी हालत है। निर्वाचन आयोग ने ऐसा लगता है सरेंडर कर दिया सरकार के सामने।
हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो इस बात को स्पष्ट करती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन है, जो चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी थी 12 तारीख को, और ये दिखाता है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है और निश्चित ही कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही। जिस तरीके से निकाय चुनाव में किया गया उसी तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जब चुनाव आयोग ही निर्विवाद नहीं होगा और तटस्थ नहीं होगा तब तक भारत में चुनाव प्रणाली निष्पक्ष हो ये संभव नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उत्तराखंड के स्कूलों में अब श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इसे राज्य की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की संस्कृति का ज्ञान बच्चों को बचपन से ही मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये संकल्प शुरू से रहा। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ी उत्तराखंड की परंपरा, आस्था और इतिहास को समझे। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में नैतिकता, मूल्य और आत्मबोध विकसित होगा, जो कि भविष्य निर्माण में सहायक होगा। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, धर्म स्थली है और हमारी जो संस्कृति कहती है वो बच्चों को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जो है बच्चों को अपने उत्तराखंड की संस्कृति पढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से सभी जितने हमारे शिक्षक हैं या अधिकारी हैं उन सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं और शुरू से उनका एक संकल्प था कि हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बच्चों को जानना चाहिए, हमारे उत्तराखंड के इस इतिहास को जानना चाहिए और इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बच्चों को उत्तराखंड की संस्कृति का ज्ञान होगा तो मुझे लगता है कि भविष्य में भी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इन सारी चीजों का ज्ञान रखेगी, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की हमारी संस्कृति धीरे धीरे जब बच्चे बाहर जा रहे हैं तो लुप्त होती जा रही है, तो उस चीज को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री जी की ये पहल बहुत ही सराहनीय कदम है। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान कई ऐसी लैंडस्लाइड जोन है जहां पर पिछले कई सालों से ऐसी आपदाएं आती रही जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान होता है। इन सब में सबसे ज्यादा घातक डेंजर जोन अगर कहा जाए तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन है, जहां पिछले 60 सालों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि इस लैंडस्लाइड जोन पर आज तक कोई भी ट्रीटमेंट कारगर साबित नहीं हुआ है, जिसके चलते प्रशासन ने सिरोबगढ़ लैंडस्लाइड जोन से पहले एक पुल बनाने का भी काम शुरू किया था, जो कि किसी तकनीक की वजह से बंद करना पड़ा था। अब इस डेंजर जोन से पहले बाईपास का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा, जिससे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं को आने जाने पर सुविधा मिले। सोमवार को विभागीय सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में उत्तराखंड के पीडब्ल्यूडी विभागीय सचिव के साथ हुई चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है। सिरोबगढ़ में क्योंकि काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, उसी के क्रम में भारत सरकार ने इसका एक बाईपास सैंक्शन किया था। उसमें 3 पुल बनने थे और थोड़ा सा पोर्शन रोड का था। पहला पुल बना लेकिन उसमें टेक्निकल कुछ डिफेक्ट आ गया, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। तो उसमें टीम वगैरह भारत सरकार ने भेजी थी, उन्होंने विजिट करके अपनी रिपोर्ट दी थी, उस पर फाइनल डिसीजन हो गया है। तो उस पर पुल में माइनर कुछ करेक्शन करके उसको स्टार्ट करा जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड पुल था वो उसको बनाया जाना है और एक थर्ड पुल था जिसपे काम स्टार्ट करके बीच में रुक गया था, तो उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये काम हम लोग जल्दी कर लेंगे। आज भारत सरकार सचिव जो हमारे भारत सरकार के हैं मिनिस्ट्री के, वो भी उन्होंने भी रिव्यू किया था चारधाम रोड पे, तो उस पर भी ये बात आई थी। तो उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक ये तीनों पुल का काम कंप्लीट किया जाए और इसको चालू किया जाए। तो मुझे लगता है अब ये सीजन और नेक्स्ट सीजन में, दोनों सीजन में थोड़ा हमको इश्यूज रहेंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोग इसको चालू कर ले जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। यात्रा रूट पर रॉन्ग साइड चलने वालों पर पुलिस की सख्त नजर है। दरअसल कई श्रद्धालु जल्दबाजी में रॉन्ग साइड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से खुद के साथ वो दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे। ऐसे में पुलिसकर्मी रॉन्ग साइड में आ रहे शिव भक्तों को तुरंत रोककर वापस भेजने का काम कर रहे और सही साइड में चलने के लिए वाहनों को वापस भेजा जा रहा। एसपी स्वपन
किशोर सिंह का इस पर कहना है कि कांवड़ यात्री अपने जोश में गलत दिशा में आ रहे, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि इस जोश को सही दिशा में चैनलाइज किया जाए ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बदलते स्वरूप को लेकर संत समाज की चिंता बढ़ गई है। दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि ये यात्रा सनातन धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, लेकिन अब इसका स्वरूप बदलता जा रहा। बता दें कि महंत रविंद्र पुरी महाराज का इस पर कहना है कि पहले कांवड़ सीधी और साधारण होती थी, जो कि कंधे पर रखकर ले जाई जाती थी, लेकिन अब उसमें भारी भरकम डिजाइन, स्पीकर और डीजे जैसी चीजें जुड़ गई हैं, जिससे रास्ता जाम होता है और यात्रा का मूल उद्देश्य पीछे छूट जाता है। उन्होंने कहा कि अब लोग इसे भक्ति नहीं बल्कि कंपटीशन की तरह लेने लगे हैं। कांवड़ में जरूरत से ज्यादा जल भरना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, बल्कि इससे अन्य श्रद्धालुओं को भी परेशानी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है 2-2 क्वांटल जल लेकर के जाते हैं। हमने देखा है 5 मटके एक साइड में है, 5 मटके दूसरी साइड में है। मैं अपने भाइयों को पूछना चाहता हूँ, मैं अपने जो भगवान शंकर के गण है उनको पूछना चाहता हूँ, ये कठिन तपस्या नहीं मेरे भगवान, ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप देखिए आपके कंधों का क्या होगा, आपकी कमर का क्या होगा, आपके जो घुटने उनका क्या होगा। मेरी आपसे निवेदन है, अपील है कि कृपया आप ऐसे मत करें। आप जो कांवड़ की परंपरा है उसी को लेकर के चलें। देखिए ये कंपटीशन का जमाना नहीं है और कांवड़ में कंपटीशन नहीं है। कांवड़ में हमें खल्ली नहीं बनना है, कांवड़ में हमने अपनी ताकत नहीं दिखानी है। कांवड़ के समय हमें भगवान शंकर को नमन करना है, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करना पड़ता है। भगवान भोलेनाथ हमारे ऐसे नाथ है कि वो एक लोटे जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे पुनः एक बार और निवेदन है, कृपया आप इतनी भारी जो क्वांटलों के हिसाब से कांवड़ है इसको ना ले जाएं। आप उतना ही उचित जो आपको लगता है, जितना आपका शरीर बोझ उठा सके उतनी कांवड़ आप ले जाइए। चंपावत जिले के भिंगराड़ा में भारी बारिश के चलते ग्रामीण तुलाराम भट्ट के आवासीय भवन में सोमवार देर रात एक भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से भवन को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि भवन में पेड़ गिरने से कोई जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। पेड़ गिरने से भवन की छत क्षतिग्रस्त हुई है। तुलाराम भट्ट के द्वारा ग्राम पंचायत भिंगराड़ा और राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया। अब जिले में हो रही बारिश के चलते नुकसान की खबरें सामने आ रही। ग्रामीणों और भवन स्वामी ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सालियर गांव के पास प्लास्टिक के सामान के गोदाम में देर रात अचानक से भीषण आग लग गई। कुछ ही देर के बाद आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। कई घंटे की मेहनत करने के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आग लगने की इस घटना में गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। रामनगर में जंगलों से अवैध लकड़ी का कटान लगातार जारी है, तो वहीं नियम विरुद्ध तरीके से रातों रात वाहनों में भरकर लकड़ी ले जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बता दें कि मंगलवार की रात भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी ने रामनगर में कोसी बैराज के नए बाईपास पुल पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को देर रात रोकते हुए घटना की जानकारी संबंधित विभाग के अधिकारियों को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे वन कर्मियों ने इस वाहन को कब्जे में लिया।
भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन जोशी का आरोप है कि सूर्यास्त के बाद इस प्रकार से लकड़ी ले जाना नियम विरुद्ध है, लेकिन इसके बाद भी रातों रात जंगलों से लकड़ी की निकासी होना वन कर्मियों की संदिग्धता को दर्शाता है। देखिए, ये जो लकड़ी आई है ये नापखेत के पेड़ हैं, वहाँ से आई है, जंगल से नहीं है ये। और इसमें जो हमारा बेलगढ़ बैरियर है रामनगर वन प्रभाग का, वो बेसिकली इसकी चेकिंग करता है। मोस्टली ये लोग क्या करते हैं कि आरटीओ वगैरह से बचने के लिए रात्रि के समय निकासी का प्रयोग करने का कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल अवैध है। तो हमारे वन सुरक्षा बल द्वारा इसको जो ये बैराज है वहाँ पे इसको रोक लिया गया और इसको अभिरक्षा में लेकर अब इस पर जो आगे जो विधिसंगत जो कार्रवाई है वो की जा रही है इसमें। साथ ही साथ जो बेलगढ़ बैरियर है उसकी सीसीटीवी कैमरा वगैरह हम लोग खंगालेंगे, तो देखेंगे इस प्रकार की घटनाएं जो है वो फ्यूचर में रिपीट ना हो। कल टेढ़ा गेट पर चेकिंग के दौरान, एक ट्रैक्टर ट्रॉली को चेकिंग के दौरान, जिस पर रमन्ना तो था, पर रमन्ने से अधिक माल उस ट्रैक्टर ट्रॉली में पाया गया। और लकड़ी सागौन की है और पाटकोट से आ रही थी और ट्रैक्टर को जो है रेंज पर इस पर खड़ा करके सीज कर दिया गया। अभी हम मौके पे पहुँचे तो टेढ़ा रोड से रामनगर वन प्रभाग में ये लकड़ियाँ पकड़ी गई हैं सागौन की, जो मौके पर हैं। तो हम यहाँ भी आए हैं। कल शीशम और तुन पकड़ा गया, जो मौके पे पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं ये लोग सांठगांठ करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ये चीज़ चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इसमें मांग कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। हमारे रामनगर केवल पर्यटन वन पे ही आधारित है, सारे लोगों के रोजगार रोजी रोटी इसी से चलती है। हमारा अगर जंगल कट जाएगा तो हमारे यहाँ सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। रिजॉर्ट से लेकर सारा काम हमारा पर्यटन पर आधारित है। लेकिन इस प्रकार की लकड़ी काटना बहुत बड़ा ये कांड है, जिसका खुलासा होना ही चाहिए। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में लोग सार्वजनिक स्थलों पर रात को छिपकर कूड़ा डाल रहे, जबकि पूरे शहर में डोर टू डोर कूड़े की व्यवस्था लागू की गई है। इस बात को स्वयं नगर आयुक्त ने भी स्वीकारा है कि लोगों को जागरूक करने के बाद भी लोग रात को छुपकर एक स्थान पर कूड़ा डंप कर रहे। हालांकि नगर निगम अब उन स्थानों की सफाई करने के साथ साथ वहां सीसीटीवी कैमरा भी लगा रहा। मंडी बाईपास और चंबल पुल सहित शहर के कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लोग रात को गाड़ियों से आकर कूड़ा डाल रहे। इस प्रकार की शिकायत के बाद नगर निगम के द्वारा इन क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए। नगर आयुक्त का इस पर कहना है कि अब यदि कोई कूड़ा डालता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने फिर लोगों से एक बार अपील भी की कि यदि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था है तो लोगों को उसी में कूड़ा डालना चाहिए। की टीम काम कर रही है और हम बार बार कूड़ा उठाते हैं, लेकिन कुछ जो पॉकेट्स हैं, जैसे अगर हम कहें तो मंडी बाईपास है, चंबल पुल है, इन जगहों पे बार बार सफाई कराने के बाद लोग गाड़ियों से आते हैं और रात में कूड़ा डालते हैं। तो हमने कुछ स्थानों पर सीसी कैमरा भी अभी वर्तमान में लगा दिया है। उद्देश्य एक ही है इन स्थानों को चिन्हित करने का कि जो बड़े स्थान है, क्योंकि कूड़ा देखने के बाद लोग वहाँ लगातार कूड़ा डाल रहे हैं, तो इन पे सफाई का अभियान भी चलाया गया। कल मंडी बाईपास पे पूरा सफाई अभियान चलाया गया है, यहाँ प्लांटेशन भी किया जाएगा। इसके साथ ही हम अभी हमारे कुछ एक वेंडर से भी बात हो रही है, जिसमें हम जो कूड़े के जो पॉकेट्स हैं उन पे कैसे वहीं मौके पर ही चिन्हित करके चालान की कार्रवाई करें, और बड़े बड़े प्लॉट्स जिन पर कूड़ा पड़ा हुआ है उनको चिन्हित करेंगे। क्योंकि डोर टू डोर कूड़ा हमारा कलेक्शन हो रहा है, तो अगर ये मैसेज चला जाएगा कि आप सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके से खुलेआम कूड़ा डालेंगे तो कार्रवाई होगी, तो लोगों में परिवर्तन आएगा। जोशीमठ ज्योतिर्मठ ब्लॉक सभागार में सभी प्रधान पद के उम्मीदवार और सभी क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को अपना अपना चुनाव चिन्ह प्रशासन के द्वारा वितरित किया गया है। बता दें कि इस मौके पर तकरीबन 228 प्रत्याशियों ने अपना चुनाव चिन्ह प्रशासन के द्वारा प्राप्त किया है। आपको ये भी बता दें कि आप सभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लड़ने वाले सभी प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने गांव मोहल्ले में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगने की अपील भी करते हुए देखे जा रहे हैं।
आज हमारे जितने भी विकासखंड जोशीमठ के जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे प्रधान पद के हो, क्षेत्र पंचायत पद के हो, उन सब लोगों को आज अपना चुनाव निशान मिल गया है और निश्चित तौर पे वो लोग अपने विकास के मुद्दों को लेकर अपने क्षेत्र में अपने चुनाव निशान को लेकर जाएंगे और निश्चित तौर पे लोग बहुत खुश हैं। और ये वास्तव में कि जो हमारे पंचायत चुनाव है एक विकास का मेला है, जिसमें हमारे गांव के जितने भी सदस्य जो प्रतिभाग करते हैं, निश्चित तौर पर अपने गांव के जो अपने मुद्दे हैं, अपने विजन को लेकर के गांव में जाते हैं। मैं समस्त ज्योतिर्मठ के जितने भी प्रत्याशी हैं, उन सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप लोग निश्चित तौर पर विजयी होकर आएँ और अपने जो विकास का जो आपका विजन है उसको अपने गाँव में आप उतारें। चुनाव विकासखंड ज्योतिर्मठ में 228 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन किया है, जिसमें 228 उम्मीदवारों को हमने चुनाव चिन्ह आवंटित कर लिया है। उत्तराखंड में इस साल मानसून की दस्तक के बाद से ही पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार अच्छी बारिश देखने को मिल रही, जिसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही, जिसकी वजह से अब भी कई मार्ग ऐसे हैं जो बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा। प्रदेश में भारी बारिश की वजह से अब तक 24 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 8 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे, जिनकी तलाश जारी है। इस दौरान भारी बारिश के चलते मवेशियों और फसलों को भी नुकसान की खबर है, जिसका आकलन किया जा रहा। पूरे प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान 1300 से ज्यादा सड़कें बाधित हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर सड़कों को खोला गया है, जबकि 75 सड़कों को खोलने का काम अभी भी किया जा रहा है। देखिए, वर्तमान में स्थिति सामान्य है। पूरे प्रदेश में बरसात जो है लगातार हो रही है, छिटपुट नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। सड़कें हमारी अब तक 1300 के आसपास सड़कें बंद हुई हैं, जिसमें अधिकांश को खोला जा चुका है। वर्तमान में जो हमारे नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं और प्रमुख मार्ग, चाहे जनपद को जोड़ने वाले या अन्य मार्ग जो है, सारे के सारे खुले हुए हैं। कुछ सड़कें बंद हैं, जिनकी संख्या लगभग 75 है, जिसमें 30 के आसपास PWD की सड़कें हैं, बंद हैं, उनको खोलने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और दूसरे, जहाँ पे फ्रिक्वेंटली रास्ता बंद होता है, वहाँ पर पहले से JCB मशीनें और मैन पावर तैनात हैं, वो रास्ते को खोलने का काम करते हैं। उसी प्रकार से जहाँ पे आवश्यकता है, वहाँ पे एडवांस में राशन की सप्लाई और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, दवाओं की आपूर्ति, वो सब चीज़ें पहले से की जा चुकी हैं। अगर कहीं ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम लोगों को दिक्कत ना हो, इसका इंश्योर करेंगे, इसको देखेंगे। आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों के दावों के निस्तारण में आ रही तकनीकी अड़चनों का समाधान अब जल्द ही संभव हो सकेगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद सिंह ने जानकारी दी कि उत्तराखंड अपना ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर रहा है, जिससे योजना के क्रियान्वयन में गति बढ़ेगी और नया सिस्टम ज्यादा सुविधाजनक होगा। बीते बुधवार को योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ आयोजित एक समन्वय बैठक में अरविंद सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में उपयोग हो रहे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी TMS में बार बार तकनीकी समस्याएं आ रही, जिससे अस्पतालों को दावों के भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। ऐसे में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप एक अलग TMS विकसित किया जा रहा है। नहीं, एक्चुअली आयुष्मान भारत स्कीम जो चल रही है, उसमें भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित एक स्कीम है और एक राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कीम है। दोनों के नाम सेम है और कार्ड भी एक ही कार्ड से चलता है, लेकिन जो उसके संबंध में सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एडमिशन से लेके पेमेंट तक, वो भारत सरकार के NHA के द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है उसके माध्यम से होते हैं। लेकिन भारत सरकार का जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम फेज 1 था, उनमें स्विच ओवर करके अब फेज 2 का उन्होंने नया डेवलप किया है। तो इस ट्रांजेक्शन फेज में कई प्रकार की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं, अभी वो अंडर डेवलपमेंट है। हमारे स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज भी उठते रहते हैं, जो हम उनका समाधान के लिए भारत सरकार से कहते भी रहते हैं। भारी बारिश के बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने स्वयं ग्राउंड जीरो पर उतरते हुए कोतवाली क्षेत्रांतर्गत मद्रासी कॉलोनी और पटेल नगर क्षेत्रांतर्गत ब्रह्मपुरी में पुलिस की आकस्मिक चेकिंग का जायजा लिया है। इस दौरान SSP देहरादून के द्वारा पुलिस बल के साथ मद्रासी कॉलोनी और ब्रह्मपुरी क्षेत्र का भ्रमण कर नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। साथ ही मलिन बस्तियों, थाना क्षेत्र में सुनसान थानों, खंडहरों आदि जगहों पर
नशा करने वालों और मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूर्व के मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहे नशा तस्करों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखने और नशे के काले कारोबार में सक्रिय अभियुक्तों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध संपत्ति को भी चिन्हित करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।